जी नमस्कार मित्रों, ये नए इकोनॉमिक सर्वे में एफडीआई के कुछ सब टाइप्स की बात की गई है। फिजिकल वर्सेस डिजिटल, ग्रॉस वर्सेस नेट, आईडीआई वर्सेस ओडीआई। ये मामला क्या समझते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एफडीआई चीज़ क्या है। कोई विदेशी व्यक्ति या संस्था या कंपनी भारत की कोई कंपनी में 1, 2, 3, 4 अप टू 10% शेयर्स खरीद लेती है तो उसे कहते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 10% से ज़्यादा शेयर खरीद ले वो लोग तो कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अब ऐसे एफडीआई के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अगर कोई फॉरेन पार्टी भारत की ऑटोमोबाइल, सॉफ्ट ड्रिंक, फार्मा, फर्नीचर ऐसी फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करे तो जो पैसा है उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल एफडीआई। सामने कोई फॉरेन एंटिटी भारत की ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करे जो कि ये ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग, न्यूज़ टेलीकास्ट, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह जो आईटी सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, तो ये जो पैसा आ रहा है ये क्या है? डिजिटल एफडीआई का पैसा है। अब आप विचार करिए कोरोना में सीन क्या बना होगा कि जो विदेशी पार्टियां ऑनलाइन एजुकेशन, आईटी इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करती थी, दे दनादन ज़्यादा करेंगे ये सोच के कि लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम है, तो लगभग 70% एफडीआई जो भारत में आता था वो डिजिटल टाइप का हो गया। और सामने ये ऑटोमोबाइल वगैरह में जो आता था फिजिकल एफडीआई वो कम होकर 20% हो गया। आप कहें बाकी 10% का क्या हिसाब है? तो जवाब है मुझे नहीं पता। इकोनॉमिक सर्वे ने स्पष्टता से बात नहीं की, तो हम जेम्स बॉन्ड बन के उसको ढूंढने नहीं जाएंगे। वो तैयारी करने का तरीका ही गलत है। मेजोरिटी कमिंग इन डिजिटल एंड माइनॉरिटी इन फिजिकल, बात खत्म। उसके बाद कोरोना ख़त्म हुआ तो स्वाभाविक है अब वापस क्या होगा कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन, आईटी वगैरह इंडस्ट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होने लगेगा, तो वो थोड़ा कम हो रहा है और फिजिकल वाला ऑटोमोबाइल वगैरह में एफडीआई बढ़ने लगेगा। तो दैट इज़ द ट्रेंड एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। तो हमने यहाँ पर फिजिकल डिजिटल समझ लिया। अब आगे बात करते हैं ग्रॉस वर्सेस नेट क्या है। उसके लिए हमें एक डेफिनेशन समझनी है। जैक मा जो कि चाइनीज़ बिलियनर है, उसने बिग बास्केट नाम की एक इंडियन ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया 28% शेयर होल्डिंग। तो उसने जब इन्वेस्ट किया होगा, मान लीजिए $80, हम के भारत में एफडीआई आया था। कुछ सालों बाद जैक मा ने $100 में मान लो ये कंपनी टाटा को बेच दी जो कि इंडिया की कंपनी है। तो जब जैक मा इंडिया की बिग बास्केट इंडिया की टाटा कंपनी को बेच के निकल लेगा क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो इसे क्या कहेंगे? रिपाट्रिएशन। कि जब फॉरेनर इंडियन कंपनी के शेयर किसी और इंडियन पार्टी को बेच के निकल लेता है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इसे रिपैट्रिएशन भी बोल सकते हैं और डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। हालांकि इसे आप सरकारी डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश के साथ मिक्स ना करें, कंफ्यूज ना करें। सरकारी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे सरकार के पास ओएनजीसी नाम की कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग है। बाद में सरकार को लगे हमें बहुत सरकारी योजना के लिए और पैसा चाहिए, अपना घाटा बढ़ रहा है, फिजल डेफिसिट, उसके लिए पैसा चाहिए, तो ओएनजीसी के 5%, 10% शेयर जनता को बेच लेंगे, पैसा आएगा, उससे अपनी ये योजना चलाए, घाटा कम करे। तो सरकार जो करे वो डिसइन्वेस्टमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग होता है। जेकमा करे वो थोड़ा अलग है। खैर अब आप समझो, भारत के अंदर कुल मिलाकर जितना एफडीआई का पैसा आ रहा है, मैं कहूँ वो सकल यानी ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो या इनकमिंग। जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के अंदर पैसा डाला, मान लीजिए $80। फेसबुक ने बायजूस के अंदर पैसा डाला, मान लीजिए $20, तो ग्रॉस इनकमिंग कितना है? $100। लेकिन उसी के समांतर ये जैकमा ने तो अपना पैसा निकाल लिया ना, तो रिपाट्रिएशन है, मान लीजिए उसने $30 का रिपाट्रिएशन किया, प्रॉफिट बुक करके वो निकल गया। तो भारत में शुद्ध रूप से कितना आया? 100 आया, -30 बाहर गया। तो नेट एफडीआई उसे कहेंगे कितना होगा? $70। तो नेट एफडीआई इनफ्लो क्या है? शुद्ध रूप से भारत में कितना आता है? वो कैसे मिलता है? ग्रॉस में से रिपाट्रिएशन को माइनस करो। अब आप वीडियो पॉज करके इस ग्राफ को शांति से देखो। इसमें ये जो ब्राउन कलर की लाइन है जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये लाइन धीरे धीरे ऊपर जा रही है और ये किसकी लाइन है? रिपाट्रिएशन की। तो धीरे धीरे ये फॉरेनर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो स्वाभाविक है ग्रॉस में से रिपाट्रिएशन माइनस होना है, तो नेट का पैसा डाउन जाएगा। तो वही आप देखिए ग्रीन कलर की जो लाइन है जिसे मैं अभी मार्क करूँ, ये देखिए, ये वीडियो पॉज करके आराम से आप खुद ही देखो, शायद रंगों में यहाँ पर आपको इतना भेद ना दिखे। ये ग्रीन कलर की लाइन नीचे जा रही है ना, वो दिखा रही है कि नेट एफडीआई इनफ्लोज आर डिक्लाइनिंग। तो इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि नेट एफडीआई इनफ्लो टू इंडिया इज डिक्लाइनिंग। तो अब ये रविश कुमार ये कहें तो डर का माहौल है इसलिए ये सब भाग रहे हैं। तो सर्वे ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं, नथिंग टू वरी, ये तो होते रहता है। क्योंकि जो भी फॉरेनर्स ने भारत में पैसा इन्वेस्ट किया तो कभी तो रिपाट्रिएशन करेगा ना। वो कोई धर्मशाला खोलने के लिए तो पैसा दिया नहीं था उसने, प्रॉफिट कमाने आया था। तो जब उसको लगे बाजार ऊपर गया है, प्रॉफिट बुक करके निकलना है, निकल लेगा। तो ये कारण हो सकता है जिसके चलते नेट एफडीआई डिक्लाइनिंग। दूसरा भी एक कारण हो सकता है, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि यूएस फेड टेपरिंग। यूएस फेड टेपरिंग क्या है? देखिए,
जस्ट हाँ, मान लीजिए 2020 में अमेरिका में लोन के ब्याज दर हो 8% और भारत में ये शेयर बाजार 12% प्रॉफिट दे रहा हो, तो कोई ये कर सकता है कि अमेरिका से लोन लेता हूँ 8% ब्याज पे, भारत में इन्वेस्ट करता हूँ 12%, तो मेरा शुद्ध रूप से प्रॉफिट हो गया 4%। इसको क्या कहते हैं? रेट आर्बिट्राज। दो बाजार में परसेंटेज का डिफरेंस अलग हो तो बीच में जो मुनाफा निकला जाता है। 2020 में ये पॉसिबल था क्योंकि अमेरिका में कोरोना के बाद उनकी सेंट्रल बैंक यानी कि यूएस फेडरल रिजर्व अपने ब्याज दर सस्ते करा रही थी ताकि लोन दे दनादन शॉपिंग करे और इकोनॉमी वापस खड़ी हो जाए। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एजिंग, QE। कुछ सालों बाद 2022 तक पहुंचते हैं तो लगा इन अमेरिकन सेंट्रल बैंक वालों को कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई बढ़े तो क्या करना चाहिए? सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ाना चाहिए ताकि लोन महंगे हो जाए, ताकि पब्लिक शॉपिंग कम करे और डिमांड कम हो जाए तो माल सस्ता हो जाए। तो उन्होंने ऐसा किया तो सब चूँकि तब 2022 में सीन ऐसा बने कि लोन का ब्याज 8% से बढ़ के हो गया 12%। अब ऐसी सिचुएशन में पैरेलली रशिया यूक्रेन का युद्ध भी शुरू हो जाएगा तो भारत का शेयर बाजार पहले से कम मुनाफा देगा 8%, क्योंकि भारत की जो भी मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनको चाहिए रॉ मटेरियल अनाज, लेकिन अनाज महंगा हो जाएगा क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते जो बाहर से फर्टिलाइज़र आ रहा था वो महंगा होने लगे, तो क्रूड ऑयल महंगे होने लगे, बाकी कमोडिटीज़ महंगी होने लगे, तो कंपनियां प्रॉफिट कम करे, शेयर बाजार नीचे जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में ये फॉरेन इन्वेस्टर क्या सोचे कि भाई अब ये जो रेट आर्बिट्राज था ये कम हो गया कि उधर से 12% ब्याज पे मैं लोन लेके आऊँ और इधर इनका शेयर बाजार 8% ही मुझे दे तो मैं तो लॉस में हो जाऊँगा। तो धीरे धीरे अब वो आना कम कर देंगे और जो एग्जिस्टिंग आ चुके हैं वो फॉरेनर्स भारत की कंपनियों के शेयर बेच के अपना पैसा निकाल के वापस भागना शुरू करेंगे। खैर, तो अमेरिका ने जो लोन महंगे किए उसे हम क्या कहें? यूएस फेड टेपरिंग, और उसके चलते भारत में ये नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे। तो स्वाभाविक है जब भी ये फॉरेनर्स भारत से भागना चालू करेंगे तो नेट FDI इनफ्लो विल डिक्लाइन। तो ये दो कारणों के चलते, एक तो रिपाट्रिएशन के चलते और दूसरा यूएस फेड टेपरिंग के चलते भारत में नेट FDI इनफ्लो कम हुआ है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने पाया। तो फिजिकल डिजिटल देखा, ग्रॉस नेट देखा, तीसरा बचता है IDI ODI। ये तो बहुत आसान है। आइडिया इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वॉलमार्ट जो अमेरिका की कंपनी है, फ्लिपकार्ट जो भारत की कंपनी, उसमें पैसा डाले, दैट इज इनवर्ड, भारत में आ रहा है। सामने टाटा जो इंडिया की कंपनी है, जैगुआर जो ब्रिटेन की कंपनी है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करे मोर देन 10%, तो हम कहें वो क्या है? FDI, पण कैसा? आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ODI। तो आता भी है जाता भी है। एक और बोनस टॉपिक, तो हमने ये सब टाइप तो देखे, बोनस टॉपिक्स जो एकदम नए हैं जिनको पता नहीं कि FDI मैंने आपको बताया 10% से ज़्यादा इक्विटी इन्वेस्टमेंट या शेयर इन्वेस्टमेंट जो भारत की कंपनी में विदेशी लोग करते हैं। हालांकि हर एक कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है, जैसे कैसीनो, गैमलिंग, गुटखा, ये सब कंपनियों के अंदर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं है, बैंड है, या हम कहें 0% है। कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर बिना सरकार को पूछे ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसे कि ये E-कॉमर्स वाली कंपनियाँ हैं, ऑटोमेटिक अप्रूवल। कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें भारत सरकार की परमिशन यानी अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही फॉरेनर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जैसे आज तक और ऐसी न्यूज़ चैनल। वरना क्या हो, ये चाइनीज़ और ISI वाले लोग उसमें पैसा डालें, प्रोपोगेंडा फैलाएं, वी डोंट वांट दैट। तो FDI के अंदर ऐसे सब टाइप हो सकते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में FDI की लिमिट्स भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया टॉबैको, कैसीनो, लॉटरी, गैम्बलिंग, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, इन सब में तो अलाउड नहीं है 0%। सरकारी बैंकों में LIC वगैरह में 20%, न्यूज़ चैनल, FM रेडियो वगैरह में 49%। हालांकि इसमें भी न्यूज़ चैनल है तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। मल्टी ब्रांड रिटेल, मतलब कि एक ही मॉल के अंदर अलग अलग ब्रांड के सब आपको कपड़े, जूते सब मिले, उस इंडस्ट्री में 51% तक फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफेंस और इंश्योरेंस के अंदर 74%, और बाकी और भी सेक्टर है। कुछ सेक्टर ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए कि डिफेंस ऐसा है कि 74% तक ऑटोमेटिक अप्रूवल, 100% ऊपर तक ले जाना है तो सरकार की मंजूरी लो तो कर सकते हैं। बट दिस इज़ अ बेसिक जनरल ट्रेंड, सामान्य समझ होनी चाहिए MCQ में एलिमिनेशन करने के लिए। बाकी UPSC की इकोनॉमी की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, CSAT, प्रीलिम्स, मेन सब की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ। नेटफ्लिक्स जैसा है कि एक ही सब्सक्रिप्शन लेने पर इंग्लिश मीडियम, बायलिंगुअल, प्योर हिंदी मीडियम के सारे बैचेस, सारे टीचर्स के सारे लाइव कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। मीन्स आंसर राइटिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, CSAT भी इंक्लूडेड है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्काउंट कोड यूज़ करें muna.org। लेट्स क्रैक इट।